नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस ई व्याख्यान में हम आगम वक्र और विभिन्न प्रकार के आगमों के बारे में, रेवेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आगम का मतलब रेवेन्यू है, यानी कि जो उत्पादक को उत्पादन बेचने पर प्राप्त होने वाली आय है, उससे हम रेवेन्यू या फिर आगम कह सकते हैं। जो किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले के व्याख्यानों में मैंने आपको बाजार के स्वरूप और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने संतुलन की बात कही थी। वो संतुलन जब तक पूरा नहीं होता, जब तक कि लागत और आगम वक्र के बारे में हम नहीं जानते। लागतों के बारे में इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने पूरी तरह से आपको बताया। अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से उनके शेप होते हैं, उसके बारे में बताया था। और कौन कौन सी लागतें हैं, चाहे वो वास्तविक हो और अवसर लागत हो या मौद्रिक लागत के रूप में परिभाषित की गई हो। और ये जो लागतें, मौद्रिक लागतें हैं, वो अल्पकाल में किस तरह से होती है और कितने प्रकार की होती है, शेप क्या होते हैं, उनके बारे में बताया था। जितना महत्वपूर्ण लागत वक्र होते हैं और लागतें होती है, उतना ही महत्वपूर्ण आगम और आगम वक्र भी होता है, रेवेन्यू होता है। क्योंकि किसी भी उत्पादक के लिए लागत जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आगम भी है। क्योंकि लाभ प्राप्त होने की जो प्रेरणा मिलती है, वो आगम से मिलती है। और लागतों और आगमों में, लागत और आगम यानी कि खर्चे और आय, व्यय और आय में यदि आय ज़्यादा है तो लाभ की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यानी कि आय और व्यय दोनों में आय को जितना हो सके अधिक किया जाए और व्यय को जितना हो सके कम किया जाए। उत्पादक के मामले में यदि हम आय और व्यय को देखें तो आय को आगम के रूप में देखा जा सकता है और व्यय को लागत के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात लागत और आगम में अंतर पैदा करके उत्पादक या विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम कर रहा होता है। और प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने की सदैव चेष्टा करता रहता है। जैसे उपभोक्ता हमेशा अपने संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश में रहता है, अर्थात कम से कम खर्च करके अधिक से अधिक प्राप्त करना। इसी प्रकार से उत्पादक भी लागतों और आगमों में अंतर पैदा करके अधिक लाभ प्राप्त करने के सदैव चेष्टा करते रहता है। और जितना अधिक लागतों और आगमों में अंतर होता है, उतना ही अधिक वो लाभ प्राप्त कर सकता है। और लाभ की प्रेरणा से ही वो उत्पादन करता है, यह हम सभी जानते हैं। और आगम जो है, यानी आय है, रेवेन्यूज़ है, उसे हम यूँ कह सकते हैं कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों की बिक्री से फर्म को प्राप्त मुद्रा ही आय या आगम कहलाती है। जैसे हम यदि उदाहरण लें तो एक फैक्ट्री है जो कि पेन बनाती है और एक दिन में 1000 पेन बनाती है तथा बेचती है। और 1000 पेन को बेचने से प्राप्त मुद्रा ही उस फैक्ट्री की आगम या फिर आय होगी। आगम या आय को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जा सकता है। एक तो है कुल आगम, दूसरा है औसत आगम और तीसरा है सीमांत आगम। और इन तीनों के जो वक्र है, वो वक्र भी अलग अलग होते हैं। कुल आगम का मतलब ये होता है कि एक वस्तु की समस्त उत्पत्ति को बेचने से जो प्राप्त आय होती है, उसे आगम कहा जाता है। एक दी हुई उत्पत्ति की मात्रा की बिक्री से प्राप्त कुल मुद्रा ही कुल आगम कहलाती है, जिसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। और यह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टी आर के रूप में जो दिखाई दे रहा है वह है। और टी आर जो है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है कि उत्पत्ति की कुल मात्रा को बेचने पर, यानी उत्पत्ति की जो विभिन्न मात्राएं हैं उनको बेचा है। मान लेते हैं कि एक उत्पादन की जो इकाई है वह 1000 पेन उत्पादित करती है और 1000 पेन ही बेचती है, और 10 रुपये के हिसाब से प्रति पेन के हिसाब से वो बेचती है। तो 1000 इंटू 10 रुपये बराबर जो भी आगम होगी वह उसकी कुल आगम कहलाएगी, टोटल रेवेन्यू कहलाएगी। अर्थात टोटल रेवेन्यू को ज्ञात करने के लिए, टी आर को ज्ञात करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि टी आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। क्यू यहाँ पे, टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, और क्यू मतलब है उत्पत्ति की मात्रा जो बेची जा रही है, यानी बेची गई मात्रा है। और पी यानी कि प्राइस,
जैसा मैंने बताया कि 1000 पेन है जो एक कंपनी बेच रही है और 10 रुपये प्रति पेन से बेच रही है, तो 10,000 इंटू 1000 इंटू 10 रुपये, तो उत्तर होगा 10,000 रुपये। तो कुल आगम जो हो जाएगा वो 10,000 रुपये होगा। इसी तरह से दूसरा है औसत आगम, जो आपके रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रति इकाई प्राप्त होने वाली आय, उत्पत्ति की मात्रा को बेचने से प्रति इकाई जो आय प्राप्त होती है, प्रति इकाई आगम प्राप्त होता है, उसे हम औसत आगम या एवरेज रेवेन्यू कह सकते हैं। और इसको ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो है, जब हम कुल आय है, कुल आगम में उत्पत्ति की मात्रा का भाग देते हैं तो औसत आय या औसत आगम प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से सूत्र जो बनेगा, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। AR मतलब औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, बराबर TR का मतलब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, बटा Q मतलब उत्पत्ति की मात्रा। तो यूं कह सकते हैं हम साधारण शब्दों में कि उत्पत्ति की मात्रा को बेचने से जो कुल आगम होता है उसमें उत्पत्ति की मात्रा के भाग देने से जो प्राप्त आगम होता है उसे औसत आगम कहते हैं। और यूं भी कह सकते हैं हम कि प्रति इकाई प्राप्त आय औसत आगम कहलाती है। और यदि हम इसको प्राइस यदि फिक्स है, यदि कीमत स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में एवरेज रेवेन्यू ही हमारी कीमत होगी। यदि 10 रुपये प्रति इकाई बेच रहे हैं और कीमत फिक्स है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपये ही प्रति इकाई आगम भी प्राप्त होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक और लेते हैं। नेक्स्ट है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम। और सीमांत आगम का मतलब होता है कि उत्पत्ति की प्रत्येक अगली इकाई के बेचने से प्राप्त होने वाली आय सीमांत आगम कहलाती है, जिसे हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN-1, यानी कि जो पहले की आय है उसमें एक इकाई और बेचने पर जो प्राप्त हुई है, जो वृद्धि हुई है, वही। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं और इसका सूत्र जो है ये भी कह सकते हैं, कुल आगम में परिवर्तन भाग बेची गई इकाइयों में परिवर्तन, या MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज है, डेल्टा TR मतलब टोटल रेवेन्यू में चेंज, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी में चेंज। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। और इस टेबल में हमने ज्ञात करके भी एक उदाहरण को लिया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति की मात्रा जो सबसे पहले कॉलम दे रखी है 1 2 3 4 5 6 के रूप में दिख रखी है, और कीमत जो है वो 10 रुपये है, लेकिन 10 रुपये यहाँ फिक्स्ड कीमत है, यानी कंटिन्यू एक ही कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर कीमत है। जब स्थिर कीमत होती है तो मैंने बताया था आपको कि औसत आगम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक बार ज्ञात करने पर वो ही रहती है सब में। क्यों? क्योंकि कीमत स्थिर है। तो कीमत स्थिर है, इस कारण से प्रति इकाई जो प्राप्ति है वो कीमत के बराबर ही होगी। इसलिए कीमत और औसत दोनों बराबर होते हैं, औसत आगम दोनों बराबर होते हैं। और कीमत और क्वांटिटी को यदि गुणा किया जाए, उत्पत्ति की मात्रा और प्राइस को यदि गुणा किया जाए, तो हमें टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए कि पहले पर एक इकाई बेचने पर 10 रुपये यदि प्रति इकाई बेची जा रही है, तो 10 इंटू 1 उत्तर हो जाएगा आपका, टोटल रेवेन्यू होगा 10। और ठीक इसी तरह से 2 इकाई बेचते हैं तो 10 इंटू 2 20 टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। 3 इकाई बेचते हैं और 10 रुपये के हिसाब से प्रति इकाई बेचते हैं तो 30 रुपये आय प्राप्त होगी, तो टोटल रेवेन्यू 30 होगा। इसी तरह से हम आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि MR की बात करें, AR की तो मैंने पहले ही बता दिया कि टोटल प्राइस यदि स्थिर है तो प्राइस के बराबर ही होता है। और इसको ज्ञात भी करना है तो टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का भाग देने पर ज्ञात हो जाता है। और टोटल रेवेन्यू को ज्ञात करने के लिए P और Q का गुणा करते हैं।
तो यदि टी आर में पी का भाग दें तो भी क्वांटिटी आएगी, टी आर में क्यू का भाग देते हैं तो प्राइस भी आएगी, तो एवरेज रेवेन्यू भी वही आएगा। इसलिए एवरेज रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यू 10/1 बराबर 10, 20/2 बराबर 10, इस तरह से ये कीमत के समान है। हम आगे बढ़ते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है प्रत्येक अगली इकाई के बेचने से कुल आगम में हुई वृद्धि या परिवर्तन। तो पहली इकाई बेचने से 10 रुपये प्राप्त थे, दूसरी इकाई बेचने से 20 रुपये प्राप्त हुए, तो अंतर आया है 10 का, यानी कि तो इसमें अंतर आया है 10 का, यानी कि जो सीमांत आगम है वो 10 रुपये। ठीक इसी तरह से 20 रुपये होती है 2 इकाई बेचने से और 3 इकाई बेचने से हुई 30 रुपये, तो इसमें भी 10 रुपये का अंतर आया, तो ये 10 रुपये। इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू भी स्थिर हो गई है। क्यों? क्योंकि कीमत यदि स्थिर है, फिक्स है, तो कीमत और औसत आगम और मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम तीनों ही बराबर होते हैं, और यह स्थिति पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने देखा था कि कीमतें स्थिर होती है, कीमतें उद्योग की मांग और पूर्ति पहले तय कर लेती है, और उस तय कीमत पर ही प्रत्येक विक्रेता को या प्रत्येक फर्म को अपनी उत्पत्ति बेचनी होती है, और उसी कीमत पर क्रेताओं को खरीदनी होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतें स्थिर होती है, एक बार ज्ञात हो जाती है तो वही रहती है अल्पकाल के लिए, और इसी कारण से जो प्राइस है स्थिर होने से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी स्थिर हो जाता है। तो तीनों का एक ही शेप बनेगा, और वह होगा इस तरह का शेप होगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, यानी कि जहां से शुरू होता 10 रुपये यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपये 10 रुपये कंटिन्यू, ये जीरो पर भी उतना ही है और अधिकतम उत्पत्ति पर भी उतनी ही रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसको लेते हैं। यदि कीमत परिवर्तनशील है तो क्या होगा? कीमत स्थिर नहीं है, कीमत बदलती रहती है, तो क्या टीआर में, एमआर में और एआर में कोई परिवर्तन होता है? तो हम दूसरा स्थिति देखते हैं, और यह होती है एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत ऐसा हो सकता है। तो उत्पत्ति की मात्रा वही है 1 2 3 4 5, और प्राइस जो है वो पहले 10 रुपये होती है, फिर 9.5 होती है, फिर 9 रुपये, फिर 8.5, फिर 8 रुपये का एक उदाहरण ले रखा है, जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी को गुणा करने पर टी आर ज्ञात करके, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये एक इकाई बेची 10 रुपये, 9.5 रुपये में 2 इकाइयाँ बेची 19 रुपये, 9 रुपये में 3 इकाइयाँ बेची 27 रुपये। इस तरह से हमने टोटल रेवेन्यू ज्ञात किया है। उसके बाद में टी आर में प्रत्येक स्तर पर हुई वृद्धि को हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि हमारे मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, और फिर टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का भाग दिया तो हमें औसत आगम प्राप्त हुआ, और इस तरह से हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। तो आप देखिए, जब कीमत परिवर्तनशील है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी परिवर्तनशील है, और एवरेज रेवेन्यू भी परिवर्तनशील है। मार्जिनल रेवेन्यू गिरती हुई है और एवरेज रेवेन्यू भी गिरती हुई है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू की गिरने की दर जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के गिरने से कम है। इसका मतलब ये है कि एवरेज रेवेन्यू का जब शेप बनाया जाएगा तो ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू का शेप इससे भी नीचे होगा। क्यों? क्योंकि इसके गिरने की गति अधिक है। 10 9 8 7 6 है, और इसका है 10 9.5 9 8.5 और 8। इस तरह से इसका मतलब है कि यदि एवरेज रेवेन्यू यहाँ है तो मार्जिनल रेवेन्यू इससे भी नीचे यहाँ पे होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसका शेप किस प्रकार से होता है। टोटल रेवेन्यू का शेप जो है वो यदि स्थिर कीमतें हैं तो इस तरह का शेप हो सकता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे उत्पादन की मात्रा है, वाई एक्सिस में टोटल रेवेन्यू को लिया गया है, और टोटल रेवेन्यू जो स्थिर कीमत है इस कारण से जीरो से आरंभ होते हुए एक 45 डिग्री का लेते हुए, क्यों? क्योंकि कीमत स्थिर है। एक जीरो बेचोगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, एक बेचोगे तो यदि 10 रुपये है तो 10 प्रति इकाई 10 रुपये तो 10 रुपये, यदि 2 बेचोगे 30 रुपये, 4 बेचोगे 40 रुपये, इस तरह से ही आगे बढ़ता है। इसलिए 45 डिग्री लेते हुए ये आगे बढ़ता है। ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि
हम मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न बाजार की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ये किस प्रकार की हो सकती है। तो अभी मैंने बताया था कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उस परफेक्ट कंपटीशन में चूंकि कीमत स्थिर होती है, तो जब कीमत स्थिर होती है तो कीमत स्थिर होने के साथ साथ उसकी एवरेज रेवेन्यू भी उतनी होगी, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी उतनी होगी। अर्थात पी एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों समान होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। इसलिए यदि प्राइस ओ और यहाँ पे यदि पी मान लेते हैं, ओ पी के बराबर है, तो जीरो कीमत जीरो उत्पत्ति पर भी इतनी है और अधिकतम उत्पत्ति पर भी उतनी ही रहेगी। तो ये समान अंतर क्योंकि स्थिर है तो 10 10 10 10 सब जगह 10 के बराबर ही होगी। तो इस तरह से ये एक एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। और प्राइस का कर्व भी यही होगा, तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी यही होगा और डिमांड का कर्व भी मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व भी यही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू ही किसी भी फर्म के लिए मांग वक्र भी होता है, इसलिए ए आर ही डी पी कहलाता है। पी फॉर यहाँ पे प्रोडक्शन है और परफेक्ट कंपटीशन है इस जगह। तो एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में एक सीधी रेखा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी एक सीधी रेखा होता है और प्राइस भी प्राइस के बराबर होता है। चूंकि एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व एक ही बात होती है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू के कर्व को ही डिमांड कर्व कहा जाता है। अब हम चलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से पहले मैं बताऊंगा कि पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है उसमें बहुत अधिक विक्रेता और बहुत अधिक क्रेता होते हैं, लेकिन इसका एकदम विपरीत जो स्थिति होती है वो होती है मोनोपोली की, जिसमें एक अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है। वहाँ पे उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, इसलिए वो अपनी कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, अपनी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वो चाहे जितनी कीमत को बढ़ा सकता है, चाहे जितनी कीमत को घटा सकता है, चाहे जितनी पूर्ति को घटा सकता है, चाहे जितनी पूर्ति को बढ़ा सकता है और कीमत को अधिक प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है उसमें। इस कारण से उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो अधिक नीचे गिरता हुआ होता है, यानी उसका ढाल अधिक होता है और एवरेज रेवेन्यू ही डिमांड कर्व होता है। इसलिए अब चूंकि मैंने आपको कहा था इस समय कि जब एवरेज रेवेन्यू गिर रहा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू उससे भी तेज गति से गिर रहा होता है। जैसे 10 9.5 है, फिर 9 है, तो यहाँ 10 9 8, यानी कि एवरेज रेवेन्यू की गिरने की यदि गिरने की अवस्था है तो एवरेज रेवेन्यू की गिरने की गति मार्जिनल रेवेन्यू से कम होती है और मार्जिनल रेवेन्यू अधिक तेज गति से गिरता है एवरेज रेवेन्यू की तरफ। तो इसलिए यदि मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू कर्व ये है जो कि डिमांड कर्व के बराबर दिया जा रहा है, तो उसका मार्जिनल जो वक्र होगा, कर्व होगा, वो ये होगा। अर्थात एवरेज रेवेन्यू से ठीक नीचे चल रहा होता है। ये उसका मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली जो एकाधिकारी है उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये होगा। अब हम चलते हैं और तीसरी अवस्था, इन दोनों के बीच की अवस्था जिसे हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की अवस्था, वो कहलाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यद्यपि अल्पाधिकार का मांग वक्र जो होता है वो किंक्ड प्रकार का होता है, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम केवल अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, कि उसमें प्रतियोगिता भी है तो मोनोपोली भी है, दोनों ही है। मोनोपोली क्यों है? क्योंकि उस ब्रांड के या उस उत्पाद के वो अकेले उत्पादक है, लेकिन उस उत्पादन या उस उत्पाद या उस पदार्थ के निकट के कोई न कोई प्रतिस्थापन है, इसलिए उपभोक्ता उस ब्रांड को छोड़कर दूसरी जगह भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि करने में दूसरा पदार्थ, उसका कंपटीटर का पदार्थ भी काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उसका स्थानापन्न है। यद्यपि जो पदार्थ बनाए जा रहे हैं इन फर्मों के द्वारा वो उनके यूनिक उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन उन मार्केट में उनसे संबंधित, उनके प्रतिस्थापित
वस्तुएं या पदार्थ उपलब्ध होते हैं, इसलिए मोनोपोली भी है तो कंपटीशन भी है। तो इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति जो होती है वो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की होती है, इसलिए न तो ये इसका मांग वक्र सीधा पड़ा हुआ होगा और न ही बहुत ज़्यादा ढालू होगा, इन दोनों के बीच की स्थिति का होगा, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं, जो मैं डबल लाइन में दिखा रहा हूँ इस तरह का हो सकता है। और ये इसका डिमांड वक्र होगा। डिमांड वक्र ही क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है। इसलिए इन दोनों के बीच की स्थिति परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की स्थिति है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसलिए इस लाइन और इस लाइन के बीच की स्थिति ये तीसरी लाइन होगी, यानी कि यह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एवरेज रेवेन्यू होगा और यही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व होगा। जब एवरेज रेवेन्यू गिरता हुआ होता है तो मैंने बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू उससे भी गिरता हुआ नीचे होता है, तो इस तरह का हो सकता है। ये एवरेज रेवेन्यू होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का होगा। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व होते हैं और टोटल रेवेन्यू के कर्व होते हैं। यदि स्थिर कीमत होती है तो कैसे होते हैं, और यदि वेरिएबल प्राइस होती है तो किस प्रकार के शेप बन सकते हैं। इस तरह से हमने लागत वक्रों को भी ढंग से पढ़ लिया और औसत आगम वक्रों को भी हमने ढंग से पढ़ लिया। इसलिए अब जो अगली स्थिति होगी वो आप किसी भी मार्केट में उनकी लाभ और हानि की कल्पना कर सकते हैं। उनके लाभ और हानि को कर्वों के माध्यम से, वक्रों के माध्यम से बताया जा सकता है और संतुलन की स्थिति को वक्रों के माध्यम से सरलता से बताया जा सकता है। धन्यवाद।